नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त आपको काफ़ी मदद मिलेगा और नंबर भी ज़्यादा आएगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को समझिए और याद रखिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है? जो अपने आप हो, मानव से संबंधित, उससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आंधी तूफान आना, भूकंप आना, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इनमें से आपका कौन सही होगा? भूकंप होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। इसे मानव से कोई संबंधित नहीं है, भगवान के द्वारा किया गया है। बम विस्फोट तो मानव के द्वारा, युद्ध तो मानव करेगा, रासायनिक दुर्घटनाएं तो रासायनिक यानी केमिकल वगैरह सब मिलने का जो फटता है या कोई फैक्ट्री ब्लास्ट करता है तो ये सब मानव का हाथ होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आना प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबा, अब जैसे कि भूकंप आया, बड़ा इमारत गिर गया या कोई घर गिरने के बाद उसके अंदर जो आदमी जो कि दबा गया है, पता कैसे चलेगा? बहुत बड़ा बिल्डिंग गिरा है और किधर आदमी मतलब उसके अंदर दबाया है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक यंत्र बनाया गया है। उस यंत्र का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? तो इस प्रश्न को समझिए। भूस्खलन देखिए एक तरह से होता है कि कोई चीज़ अपने आप सिरक जाना, यानी कि जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ धीरे धीरे या पत्थर है, कोई धीरे धीरे अपने आप गिर जाना, उसे कहता है सिरक जाना। ये कोई मकान है, वह धीरे धीरे सिरक कर गिर जाता है, तो ये एक तरह से ये भी प्राकृतिक आपदा में आता है। तो भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो सबसे ज्यादा भूकंप संभावना कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, देहरादून। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में है, सुखाड़ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, सुखाड़ है एक प्राकृतिक आपदा। बारिश नहीं पड़ा और बहुत गर्मी कर रहा है, बारिश नहीं पड़ रहा है और बहुत गर्मी कर रहा है, तो क्या होगा? सुखाड़ पड़ जाएगा। चापाकल, बोरिंग, ये सब क्या होगा? सूखने लगेगा। तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब की बार प्रश्न कर रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद तो ये मानव है, रेल दुर्घटना तो ये भी मानव है, सुनामी ये प्राकृतिक है, सुनामी क्योंकि समुद्र में आता है, और ये सांप्रदायिक दंगा ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी, ये है प्राकृतिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ये तो आप सभी भी समझ गए, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ये तो सभी आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी सबसे अधिक आता है जापान में, इसलिए जापान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी आती है समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 11 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन, या अब अगर करंट में हो जाए दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका मोबाइल। तो सार्वजनिक टेलीफोन ये तो अब नहीं चल रहा है, तो मोबाइल होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धर्म की सामुदायिक
का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जो धर्म का नेता होगा, मतलब जो जिस धर्म के गुरु होगा, तो अपने धर्म के बारे में बड़ाई करेगा, यानी कि वो कहेगा कि मेरा अपना धर्म बड़ा है, और दूसरा जो धर्म जैसे कि मुस्लिम हो जाएगा, वो अपना कहेगा कि मेरा धर्म बड़ा है। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिए कर आए कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो वह क्या होगा? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, माना कि बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि भारत में वोट गिराने के लिए जाता है, उसका उम्र क्या होता है? तो 18 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बहुसंख्याओं का शासन। अगला प्रश्न देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा देश है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, धर्म पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है नागरिकों को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी करने का अच्छा उदाहरण कौन सा राष्ट्र है? यानी कि सत्ता में साझेदारी करने वाला कौन सा अच्छे राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही है, बेल्जियम। प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कपास। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। अगला प्रश्न देखिए, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है बिहार का, यानी रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो भागलपुर। याद रखिएगा कहाँ है? भागलपुर। अगला प्रश्न देखिए, गंडक परियोजना है कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गंडक परियोजना है आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे बड़ा नगर राजधानी बिहार का कहाँ पड़ता है? पटना। तो पटना सबसे बड़ा नगर है बिहार का। अगला प्रश्न है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नगरीय आबादी कितना है? 10.5%। ऑप्शन नंबर सी, 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी 10.5%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि बिहार में कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन बाग बगीचा फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी। शोक होता है क्या दोस्तों, बिहार का शोक यानी कि देखिए शोक मतलब उदासी होता है। बिहार में बाढ़ आ जाता है अधिक, और सबसे ज़्यादा बाढ़ आने से कोसी नदी में बहुत जान माल की हानि होती है, तो उसे बहुत फसल बर्बाद होते हैं। तो बिहार का आधा से बेसी गंगा जी और कोसी नदी में ही फंसा हुआ है। तो इस प्रश्न का आप याद रखिए कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका था सी। मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल जो है दोस्तों वह बांका में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1955 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1966 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरू हुआ था। हरित क्रांति यानी कि, और सब आपको पूछ दिया जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, और भारत में हरित क्रांति हुआ था 1966 में। अगला प्रश्न है, बिहार संपन्न है। बिहार किसमें संपन्न है, तो कृषि में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार संपन्न है कृषि में। अगला प्रश्न है, चावल है। चावल क्या है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। चावल जो है कि खरीफ फसल है, खरीफ फसल है चावल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल जो में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन रबी फसल है। रबी फसल जो कि ठंडी के मौसम में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गेहूं। गेहूं जो है कि ठंडी के मौसम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रबी फसल है गेहूं। अगला प्रश्न देखिए, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गर्मी में होता है जायद फसल। जैसे आपका तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी गर्मी में होता है, तो ये सब जायद फसल है। मक्का भी आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। रेशेदार है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जूट। जूट से बोरा बनाया जाता है, जूट रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। भारत में बजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राजस्थान में होता है बजरा की खेती। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूं ज्यादातर में उत्पादन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि की प्रचलित है। तो सोपानी कृषि होती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि रोपा जाता है, रोपा जाता है। तो कौन सा होता है, तो इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपका चाय। चाय रोपा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट की खेती होती है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? ये भी पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट और धान की खेती सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है कि बीमारू राज्य ये नहीं है, और इन तीनों राज्य जो है कि वह बीमारू राज्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? इसमें पूछा है दोस्तों बीमारू राज्य है, तो कौन है इनमें से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिहार बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया? तो योजना आयोग को हटा दिया, अब उसके जगह पर कौन सा आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या बाधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बाढ़। बाढ़ आ जाना, जानते हैं कि बाढ़ आने से बहुत सारा क्षति हो जाता है, जान माल की हानि, खेती फसल सब डूब जाता है, बहुत तकलीफ होता है, जिसके कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, उद्योग हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। बिहार में किसकी प्रबंधता है? बिहार में किसकी प्रबंधता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कृषि। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 2017 से 18। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन करता था? यानी जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो उसके विरोध था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूनान। अगला प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर सी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, काउंट कबूर को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया?
तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना या उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वाष्प चलित रेल इंजन यानी कि वाष्प यानी कि भाप से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉर्ज स्टीफेंस ने। अगला प्रश्न है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही है, सीमेंट। सीमेंट जो है कि यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जल। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। अगला प्रश्न देखिए हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रियो डी। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।